ठीक, देखो अब एज एंड स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है, एज एंड स्क्रू डिसलोकेशन। तो ये डिसलोकेशन के टाइप्स होते हैं। कुछ हो गया क्या? ठीक है ना। एज एंड स्क्रू क्या होता है? डिसलोकेशंस के टाइप्स होते हैं। तो पहले डिसलोकेशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पार्ट में हम लोग एज डिसलोकेशन को पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में स्क्रू डिसलोकेशन को, उसके बाद में दोनों के बीच में कंपैरिजन देख लेंगे, ठीक है, विद देयर एप्लीकेशंस। सो फर्स्टली वी कंसीडर डिसलोकेशंस। तो थ्योरी में ही लिखना है पूरा, ये पूरा टॉपिक थ्योरी वाला है, क्लियर। तो पहला देखो, द एक्सपेरिमेंटली observed shear strength of crystal is much smaller than the theoretical value predicted by Frenkel's theory। तो इसमें हमने देखा था फ्रेंकेल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको जो shear strength है वो कितना मिला था? कैपिटल G अपॉन 6, उससे भी कम मिलता है वैल्यू shear strength का। कौन से केस में? रियल क्रिस्टल के लिए, है ना, नेचुरल क्रिस्टल्स के लिए। सो दिस डिफरेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स नोन एज डिसलोकेशन। तो वो रियल वाले क्रिस्टल का शियर स्ट्रेंथ कम क्यों मिल रहा था? क्योंकि उस क्रिस्टल में हमको डिफेक्ट देखने को मिलता था। और यहां पर हम बोल रहे हैं कि दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन। उस डिफेक्ट को क्या बोल रहे हैं? डिसलोकेशन बोल रहे हैं। अ डिसलोकेशन इज अ लाइन डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल लैटिस अलोंग विच प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक प्लेस। ठीक है, तो ये डिसलोकेशन क्या होता है? लाइन डिफेक्ट होता है। दिस डिसलोकेशन इज अ लाइन डिफेक्ट। क्रिस्टल में लाइन डिफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है? क्रिस्टल जो है प्लास्टिकली डिफॉर्म होती है। कैसा डिफॉर्म होता है? प्लास्टिकली, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मिलता है। ठीक, द मोशन ऑफ डिसलोकेशन अलाउज एटॉमिक प्लेन्स टू स्लिप ग्रेजुअली अंडर वेरी स्मॉल अप्लाइड स्ट्रेसेस। और यहां पर जो डिसलोकेशन का मोशन होगा वो ये अलाउ करता है कि क्रिस्टल में जो एटॉमिक प्लेन है वो एक दूसरे के ऊपर में स्लिप हो जाए, फिसलते जाए। समझ में आ रहा है? जैसे क्रिस्टल एटॉमिक प्लेन ए है, वो एटॉमिक प्लेन बी पर स्लिप हो जाए, या बी जो है ए पर स्लिप हो जाए। स्लिप मतलब फिसल जाए, ऐसा। ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ स्ट्रेस में? वेरी स्मॉल। ठीक है, कितने में? वेरी स्मॉल। देयरफॉर डिसलोकेशन प्ले अ फंडामेंटल रोल इन डिटरमाइनिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है उसको डिटरमाइन करने में, उसको समझाने में, एक्सप्लेन करने में ये जो डिसलोकेशन है वो फंडामेंटल रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसलोकेशन वाज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ अ स्लिप इन क्रिस्टल। ठीक है, तो यहां पर डिसलोकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि क्रिस्टल में जो स्लिप मिल रहा है अपने को, स्लिप का जो मैकेनिज्म है कि एटॉमिक प्लेन्स जो है एक दूसरे के ऊपर कैसे फिसल रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डिसलोकेशन इस्तेमाल किया जाता है। इन अ परफेक्ट क्रिस्टल एन इंटायर एटॉमिक प्लेन वुड हैव टू मूव साइमल्टेनियसली फॉर स्लिप टू अकर रिक्वायरिंग अ वेरी लार्ज स्ट्रेस। ठीक है, तो जो परफेक्ट क्रिस्टल है यानी कि आइडियल क्रिस्टल, आदर्श वाला क्रिस्टल, उसमें एटॉमिक प्लेन्स क्या होते हैं? सारे एटॉमिक प्लेन साइमल्टेनियसली मूव होते हैं, सरकते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? एक के बाद एक सरकते जाते हैं। वो किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट क्रिस्टल में। बट रियल क्रिस्टल में ऐसा नहीं होता। कुछ ही नंबर ऑफ एटम्स जो है सरकते हैं, खिसकते हैं, सारे के सारे नहीं मूव करते, स्लिप नहीं होते। ठीक है, यही लिखा है। और वेरी लार्ज स्ट्रेस में, परफेक्ट क्रिस्टल के लिए लार्ज स्ट्रेस होता है, लेकिन रियल क्रिस्टल के लिए वेरी स्मॉल स्ट्रेस। क्लियर है? इन एक्चुअल क्रिस्टल्स slip occurs through the movement of dislocation, so only a small group of atom move at a time. As a result, plastic deformation occurred at much lower stresses। तो वही लिखा है यहाँ पर कि रियल क्रिस्टल्स में अपने को जो एटम का मूवमेंट है वो बहुत सारा एटम का मूवमेंट एक साथ नहीं मिलता, नंबर ऑफ स्मॉल एटम्स एक साथ खिसकेंगे। जैसे मान लो किसी क्रिस्टल में 50 एटम है, नंबर ऑफ एटम, तो उसमें से मात्र 2 या 4 एटम्स खिसकेंगे, बाकी कैसे रहेंगे? रेस्ट में रहेंगे। समझ में आ रहा है? एकदम से नहीं खिसक जाएगा। तो 2 या 4 एटम्स खिसक रहा है
तो उसमें परिवर्तन, क्रिस्टल का जो शेप है उसमें कहीं ना कहीं अपने को चेंज देखने को मिलेगा। तो वो चेंज कैसा दिखता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के जैसा। और यहां पर ये जो चेंज है वो एकदम स्मॉल स्ट्रेस दिए थे क्रिस्टल को, उसी में देखने को मिल गया, हायर की जरूरत नहीं होती यहां पर, ठीक है। So there are two important types of dislocations. First is edge dislocation and second is a screw dislocation. तो पहले हम edge dislocation को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं what is edge dislocation, ठीक। So an edge dislocation is produced when an extra half plane of atom is inserted into a crystal lattice. The boundary between slipped and unslipped region form the dislocation line. यहां पर ये बोल रहा है कि जब हम क्रिस्टल लैटिस में एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम इंसर्ट करते हैं, मतलब अतिरिक्त आधा प्लेन ऑफ एटम, परमाणु का अतिरिक्त आधा प्लेन, आधा तल, परमाणु का अतिरिक्त आधा तल, ये वाला चीज हम क्रिस्टल लैटिस में क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे, डालेंगे, तो हमको डिसलोकेशन लाइन मिलता है। तो देखो पहले ये अपना क्रिस्टल लैटिस है, उसमें हमने एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम को क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। तो दिख रहा है ना यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है गड़बड़ा गया इसका, समझ रहे हो? इंजेक्शन लगा रहे हैं ऐसे समझो, समझ रहे हो ना इंजेक्शन, ठीक। सो उसके बाद में ये इंसर्ट करने के बाद का देखो बेटा, हमको ये जो रेड कलर में डॉटेड लाइन दिख रहा है वही डिसलोकेशन लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिसलोकेशन लाइन। तो डिसलोकेशन लाइन ये है, ये बाउंड्री है, एक प्रकार से क्या है? ये बाउंड्री है स्लिप्ड रीजन बिटवीन अनस्लिप्ड रीजन का, ठीक। तो डिसलोकेशन लाइन के इस साइड वाला पोर्शन को हम लोग स्लिप्ड रीजन बोल रहे हैं और इस साइड वाले को क्या बोल रहे हैं? अनस्लिप्ड रीजन बोल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। तो आप देखोगे स्लिप्ड रीजन में जो ये जो एटम्स हैं ये दिख रहा है एक दूसरे के ऊपर चिपक गया टाइप का, पर इधर में नहीं है, एक है यहाँ पर एक छोटा सा, तो इसको तुम लोग ना डायग्राम में सिंगल बना लेना, गोला, अदरवाइज ये भी स्लिप्ड को दिखा देगा। ये एक दूसरे के ऊपर चिपका वाला जो है स्लिप्ड को बताएगा और सिंगल सिंगल गोला अनस्लिप्ड को, ठीक है। तो एज डिसलोकेशन क्या होता है? जब हम क्रिस्टल लैटिस में एक्स्ट्रा एटॉमिक प्लेन, हाफ वाला एक्स्ट्रा एटॉमिक प्लेन को इंसर्ट करते हैं, तो वहां पर स्लिप्ड रीजन और अनस्लिप्ड रीजन के बीच में एक बाउंड्री मिलता है, उसी बाउंड्री लाइन को क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, एज शोन इन फिगर 3 द ग्लाइड प्लेन ABCD, ये ABCD, ठीक है, ये क्या है? ये ग्लाइड प्लेन है, या नाम याद रखना, ग्लाइड प्लेन बोल रहे हैं, ठीक है। कंटेन्स एन एज डिसलोकेशन EF, ये जो ABCD है वो उसके पास में कैसा डिसलोकेशन कौन सा दिख रहा है? यहाँ पर A, E और F डॉटेड लाइन में है, यहाँ पर पूरा डॉटेड लाइन में चलेगा, वो क्या रहेगा? डिसलोकेशन लाइन। तो ABCD के पास में क्या है? एज डिसलोकेशन EF है। द अपर पार्ट ऑफ द क्रिस्टल हैज स्लिप्ड रिलेटिव टू द लोअर पार्ट, ठीक है। जो अपर पार्ट है वो कैसा है? रहेगा स्लिप्ड वाला, क्या रहेगा? स्लिप्ड रहेगा रिलेटिव टू लोअर पार्ट। ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट, लोअर पार्ट के रिस्पेक्ट में अपने को स्लिप्ड देखने को मिलेगा। ये सब थ्योरी है, इसके फीचर्स है, ये याद रखना है जब हमने लैटिस, क्रिस्टल लैटिस में एक्स्ट्रा एटम प्लेन को इंसर्ट कर दिया है उसलिए, ठीक है। सो द एटम इन द स्लिप्ड रीजन, स्लिप्ड रीजन किसको बता रहे हैं? ABEF को। ABEF क्या है? स्लिप्ड रीजन है। आर डिस्प्लेस्ड बाय मोर देन हाफ ऑफ अ लैटिस स्पेसिंग, while the atoms in the unslipped region FECD, FECD कौन सा पार्ट हो गया? अनस्लिप्ड रीजन, आर डिस्प्लेस्ड बाय लेस देन हाफ ऑफ द लैटिस स्पेसिंग। तो इस वाले लाइन को हम इस डायग्राम से समझते हैं। थोड़ा ऊपर करो, हाँ, यहां पे देखो ये डिसलोकेशन लाइन है EF, यानी कि एज डिसलोकेशन, डिसलोकेशन लाइन माने एज डिसलोकेशन, यही है, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट है बेटा, एक है स्लिप्ड और एक अनस्लिप्ड। तो अपर वाला पार्ट अनस्लिप्ड रीजन है और लोअर वाला को किससे रिप्रेजेंट किया है? ग्रीन वाले को स्लिप्ड। तो इसमें यह बोल रहा है कि जो अनस्लिप्ड रीजन है, अनस्लिप्ड मतलब FECD, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अनस्लिप्ड रीजन का डिस्प्लेसमेंट वो लेस देन होगा लैटिस कांस्टेंट के आधे से। लैटिस कांस्टेंट मतलब A/2 से भी आधा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो वो, समझ लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A है, लैटिस कांस्टेंट क्या है? A। तो अगर ये डिस्प्लेस हो रहा है
तो ये यहां नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा उसके आधे में, समझ पा रहे हो ऐसा। तो लेस देन a/2 कौन सा, अनस्लिप्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ग्रेटर देन a/2 क्या रहेगा, स्लिप्ड डिस्प्लेसमेंट, स्लिप्ड रीजन डिस्प्लेसमेंट। ए बी और ABEF जो है स्लिप्ड रीजन रहेगा। समझ में आया, लैटिस कांस्टेंट के टर्म में ये चीज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये फिगर का, ये बुक का फिगर है भाई, ये फिगर नंबर 3, यहां पर भी है ABCDEF दिख रहा है। तो ये EF जो है डिसलोकेशन लाइन है, यानी कि एज डिसलोकेशन। तो ऐसे बना सकते हो तुम, बुक में भी जाओ तो तुमको जो बेहतर लगे। हाँ, AF या BE ये इधर खिसक गया ना ऐसा, तो ये 3D स्ट्रक्चर है पूरा। अब 2D में तो अपन ऐसे ही समझेंगे, इसको ऐसे ही बना पाएंगे, ठीक है। तो जो भी अच्छा लगेगा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगला फीचर में आते हैं। द लाइन EF रिप्रेजेंट द एज डिसलोकेशन। नियर दिस लाइन द क्रिस्टल लैटिस becomes highly distorted. The atoms above the dislocation are compressed because of the extra half plane, whereas the atoms below the dislocation are stretched. ठीक है, तो ये जो EF है वो क्या है, एज डिसलोकेशन, या इसको डिसलोकेशन लाइन बोलो, या एज डिसलोकेशन बोलो, या फिर एज डिसलोकेशन लाइन, तीनों एक ही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एज डिसलोकेशन जो लाइन है उसके अबो वाला पार्ट वो कैसा रहता है, कंप्रेस्ड पार्ट रहता है, चिपका चिपका सा। तो दिख रहा है ना फिगर में, देखो चिपका चिपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, पास पास में। और इसका बिलो वाला जो पार्ट है वो कैसा रहेगा, स्ट्रेच्ड। तो ये दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो वही चीज है। तो मतलब यहां पर ये फीचर ये बता रहा है, ये एज डिसलोकेशन जो है कि नियर दिस लाइन, एज डिसलोकेशन वाले लाइन में जो क्रिस्टल लैटिस है, एज डिसलोकेशन के अबो वाला पार्ट कंप्रेस्ड रहेगा और बिलो वाला पार्ट स्ट्रेच्ड रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लेना, एक्सप्लेनेशन में इजी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट तो देखते हैं अब। फिगर 4 shows the structure of an edge dislocation more clearly. एज डिसलोकेशन का एक अच्छा क्लियर वाला डायग्राम है, अपना डायग्राम है और बुक का भी डायग्राम है, ठीक है। तो वो देखेंगे दोनों में। द डिफॉर्मेशन में बी विजुअलाइज्ड एज अराइजिंग फ्रॉम द इंसर्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा वर्टिकल half plane of atoms into the upper half of the crystal. This produces compressive strain above the slip plane and tensile strain below it. ठीक है, तो इसको डायग्राम में देखो, ये परफेक्ट क्रिस्टल, कोई स्ट्रेस कोई कंप्रेशन कुछ नहीं दिख रहा है, ना कोई डिसलोकेशन। अब इसमें हमने एक्स्ट्रा हाफ प्लेन एटम को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, किया कि नहीं किया। देखो जैसे ही इंसर्ट किए तो ये जो डिसलोकेशन लाइन है, यानी कि वही स्लिप, वही क्या बताया, वहीं पर क्या मिलता है अपने को, स्लिप भी मिलता है कि एक एटम दूसरे के ऊपर फिसल गया, आ गया वाला, सरकना नहीं। यहां पर मूवमेंट और स्लिप दोनों अलग अलग चीज है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर वही डिसलोकेशन लाइन को स्लिप प्लेन ही कह लेना, समझने के लिए कह लेना, ठीक है। तो इसके अबो वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन दिखाएगा, और बिलो वाला पार्ट स्ट्रेच। तो स्ट्रेच को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेन। क्या बोल रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल, ठीक है। और कंप्रेसिव को क्या बोल रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेन ही बोल रहे हैं। तो ये होने के बाद में आप स्लिप लाइन के ऊपर में दिखाओगे, अबो वाला फोर्स कंप्रेसिव स्ट्रेन को बता रहा है, और बिलो वाला टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल मतलब खींचा हुआ, और कंप्रेसिव मतलब चिपका चिपका, हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, ये है भाई मोर क्लियर इमेज ऑफ एज डिसलोकेशन, फिगर नंबर 4 किताब का। तो कौन सा ज्यादा अच्छा, ये वाला कि वो वाला, वो वाला ज्यादा अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा, ठीक है। तो तुम्हारी इच्छा, जिसको बनाना चाहो। लेकिन जब डायग्राम बनाओगे ना, ये अगर बना रहे हो तो बता देना कि कौन सा वाला कंप्रेसिव पार्ट है और कौन सा वाला, बना सकते हो। लेकिन ना उसमें ये दिखाना कि किधर कंप्रेसिव है और किधर स्ट्रेच है। हाँ, हमेशा अबो वाला पार्ट क्या रहता है, कंप्रेसिव, और बिलो वाला पार्ट क्या रहता है, स्ट्रेच रहता है। डिसलोकेशन लाइन के अबो कंप्रेसिव और बिलो में डिसलोकेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है। या तुम तो ऐसे बना सकते हो, देखो यहां डिसलोकेशन लाइन खींच लिया तो इसका ये अबो हो गया, ये बिलो। अगर मान लो मैं ऐसे वर्टिकल खींच दिया तो इस साइड को अबो बोल लो और इस साइड को बिलो, ऐसे भी कह सकते हो। लेकिन ये ज्यादा रहेगा, ऊपर ये वाला पोर्शन अबो और ये वाला पोर्शन बिलो, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। सो
Thus the region around the dislocation contains elastic strain energy. अगर मान लो वो फिगर लो, ये वाला, ये हमारा डिसलोकेशन लाइन है, ये कौन सा लाइन है, डिसलोकेशन। तो इस डिसलोकेशन लाइन के आसपास जो है स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा रहेगा, क्रिस्टल में स्ट्रेन एनर्जी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, वही बोल रहा है, ठीक है, कि ये अराउंड द डिसलोकेशन कंटेन्स इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। अब क्रिस्टल जो है इस इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी को क्या करता है, हटाने की कोशिश करता है, क्यों, क्योंकि वो अपने शेप में परिवर्तन थोड़ी ना चाहेगा, है ना, मैं जैसा हूं वैसे ही रहूं ऐसा बोलेगा, मेरे अंदर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो मेरे को नहीं चाहिए वो चेंज, तो वो अगेंस्ट जा रहा है ना, समझ रहे हो, न्यूटन्स लॉ वगैरह चल रहा है यहाँ पे, फिर से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये चीज है, तो द क्रिस्टल अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस दिस एनर्जी बाय अलाउइंग द डिसलोकेशन टू मूव। तो क्रिस्टल क्या करता है, इस इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए डिसलोकेशंस को अलाउ करता है कि तू मेरे अंदर चल, मेरे अंदर मूवमेंट करते रह, ऐसा मेरे अंदर मूवमेंट करेगा तो कौन सा एनर्जी कम होगा, स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी रिमूव हो जाएगा, ऐसा समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से थोड़ा इसको याद रख लेना ऐसे। नेक्स्ट फिगर नंबर 6 में आते हैं, ये देखो, ठीक है, तो ये किताब का फिगर है और ये एआई का फिगर है, ठीक है। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ एन एज डिसलोकेशन थ्रू अ क्रिस्टल इज इलस्ट्रेटेड। यहां बोल रहे हैं ना कि क्रिस्टल के अंदर डिसलोकेशन मूव करता है, तो अब अगले पार्ट में आ गए कि क्रिस्टल के अंदर वो मूव करेगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है। सो द मूवमेंट इज सिमिलर टू द प्रोपागेशन ऑफ अ रिंकल अक्रॉस अ कारपेट, ठीक है। कारपेट में, कारपेट की सिलवटें नहीं बोलते हैं रे, कपड़ा सुखा रहते हैं, चादर वगैरह, हवा चलता है तो ऐसे ऐसे हो के जो होता है ना, तो ये हो रहा है, वो क्या है, सिलवट है, रिंकल्स है, ठीक है। और वो कपड़ा क्या है तुम्हारा, कारपेट है, कालीन, कालीन भैया को जानते हो नहीं, सब जानते हो, ठीक, शाबाश, ओके। सो द मूवमेंट इज सिमिलर टू द प्रोपागेशन ऑफ अ रिंकल अक्रॉस अ कारपेट। तो जैसे वो बताया ना भी एग्जांपल, उस तरीके का जो रिंकल है वो रिंकल किसका, किसकी तरह है, डिसलोकेशन का मूवमेंट है वो, ठीक है, समझ में आ रहा है। और कारपेट क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया, ठीक। सो द रिंकल मूव्स फॉरवर्ड व्हाइल द कारपेट इटसेल्फ मूव्स ओनली स्लाइटली। जो रिंकल्स है, सिलवटें हैं, वो मूव करेगा फॉरवर्ड में, लेकिन जो कारपेट है वो भी मूव करेगा लेकिन स्लोली, धीरे धीरे, समझो, वो सिलवटें तो फास्ट होके निकल गया, फिर वैसे रिपीट होता है। देखे हो ना, छत में अपन चादर हो ये सब बेडशीट सुखाए तो हवा चलता है तो ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता, तो क्या चादर, सिलवटे तो मूवमेंट कर रहा है, तो चादर क्या मूवमेंट करके किसी दूसरे छत में चला जाता है क्या, देर से जाता है ना, क्योंकि हमने उसमें क्लिप भी लगाया है, ठीक है, वही चीज है, समझ में आ रहा है ये लाइन पूरा, ठीक। तो देखो बेटा, ये वही फिगर है, देखो ये चादर, सिलवटे दिख रही है, अरे लाना रे किधर ले गए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर आ गया, फिर सिलवट इधर आ गया, लेकिन चादर अपने जगह से हिला क्या, वहीं पे है ना, धीरे धीरे खसक रहा है वो। तो ये डायग्राम भी बना सकते हो, क्योंकि रिंकल ऑन अ कारपेट करके आया है, तो हम ये फिगर बना सकते हैं। और ये इसको देखो, क्रिस्टल में समझते हैं, यहां देखो, यहां देखो, ये मोशन मूवमेंट देखो डिसलोकेशन का, ये डिसलोकेशन लाइन है, तो उसका मोशन देखो, डिसलोकेशन लाइन क्या करता है, एटम्स को मूव कराता है, क्या कराता है, मूव कराता है, उसी चीज को। तो यहां पे दिख रहा है मूवमेंट, और यहां दिख रहा है, बाकी सब दोनों चिपके हुए ऐसे, लेकिन ये वाला इसके नीचे है क्या कुछ नहीं। अब इसी देखो अगले स्टेप में ये जो है यहां पहुंच जाएगा, ये कंप्लीट हो गया, दिख रहा है, ये यहां पे आ गया, अधूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगले स्टेप में देखो ये इधर आ जाएगा, ये बाकी सब कंप्लीट। तो इस तरीके से अब 3D इमेजेस है, उसके अंदर तुम एटम्स का क्या दिखाओगे, मूवमेंट को दिखाओगे, तो ये बड़ा टफ है, ऐसे पिक्चर्स में समझा पाना, वीडियो में भी इजी हो जाए, और अपने पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। लाओ थोड़ा सा थ्योरी बचा उसको। तो वही बोल रहा है कि सिमिलरली ड्यूरिंग डिसलोकेशन मोशन ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स शिफ्ट एट वन टाइम मेकिंग स्लिप मच इजियर, ठीक है। तो डिसलोकेशन जब मोशन होगा तो वो तो होगा, तेजी से होगा, लेकिन जो नंबर ऑफ एटम है वो स्मॉल रहेगा, स्मॉल नंबर ऑफ एटम का जो शिफ्टिंग है वो क्या होगा, स्लो होगा, धीरे धीरे होगा। और यही क्या करेगा, स्लिप यानी कि जो फिसलन है एटम्स का एक दूसरे पे, उसको इजी कर देता है, कि एक एटम दूसरे पे, दिख रहा है मेरे, ये वाला देखना, ये इधर आ गया, चिपक गया, और ये क्या हो गया, अगले में चला गया, ये जो है यहां छूट गया और ये इसमें आके चिपक गया, नहीं दिख रहा है एटम,
तो ये स्लिप को क्या कर रहा है, इजी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो डायग्राम से क्लियर है? ठीक। हाँ, नेक्स्ट, व्हेन shear stress is applied, atoms near the slip plane experience attractive and repulsive forces from neighboring atom। तो जब shear stress अप्लाई किया है ना, तो एटम जो स्लिप प्लेन के नियर था वो क्या क्या फोर्स अप्लाई फील करता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी करता है और रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि एटम्स है ना, एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव, तो वहां पर तो होगा ही फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला। ठीक, दिस फोर्सेस नियरली कैंसल ईच अदर, क्योंकि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है तो वो क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसल कर देगा। ठीक है, सो ओनली अ स्मॉल एक्सटर्नल स्ट्रेस इज सफिशिएंट टू मूव द डिसलोकेशन। तो इस वजह से फोर्स कैंसल हो गया, तो इसलिए उस वजह से अपने पास क्या है, एक स्मॉल एक्सटर्नल स्ट्रेस ही बचा है जो डिसलोकेशन को मूव कराने के लिए सफिशिएंट है, काफी है। ठीक है, ठीक। Therefore, much smaller than the theoretical shear stress of a perfect crystal. This explains why real crystal deform plastically at comparatively low stresses। ये बता रहा है कि इसी वजह से, इसीलिए theoretical real stress की तुलना में परफेक्ट जो क्रिस्टल है उसका shear strength कम होता है, और यही कमी जो है क्रिस्टल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है रियल क्रिस्टल्स में। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो थ्योरेटिकल का जो वैल्यू है उससे भी कम वैल्यू में हमारा जो रियल क्रिस्टल है वो क्या हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है। वो डिसलोकेशन हमको कैसे दिखता है, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये हुआ एज डिसलोकेशन का। अब हम नेक्स्ट पार्ट में किसको पढ़ेंगे, स्क्रू डिसलोकेशन को। ठीक है, तो अगला वाला वीडियो बनाते हैं।